सब एक तो बोर्ड ऑफ पीस पे बड़ा डिस्कशन भी हो रहा, जो जो उनकी तकरीर भी वायरल हुई सदर ट्रंप की, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी किया, फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग का जिक्र भी आ गया उसमें, 11 तैयारे गिरने की बात भी हो गई। ये सारी बातें अपनी जगह। फिर दफ्तर खारजा ने भी कह दिया कि हमास को जो है वो हथियारों से लेस करना हमारा मुद्दा नहीं। सबसे पहले आप बताइएगा कि इन सारे मामलों को आपकी एनालिसिस क्या है, क्या टेक है आपका? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बोर्ड ऑफ पीस जो है इससे तवक्कुआत ये थी कि ये सीज फायर जो पिछले अक्टूबर नवंबर से चल रहा है उसको ये रुकवाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसके अंदर इसराइल अभी भी वक्तन फवक्तन बमबारी करता है, और 600 के करीब फलस्तीनी शहीद कर चुका है। तो ये इससे पहली तवक्को ये थी। दूसरा ये था कि कोई इमीडिएट जो नीड्स हैं, हम्म। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह पहुंच सके, उसका बंदोबस्त किया जाए। और तीसरा ये है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए वहां पे ठीक है। प्लेजेस की जाएं। और चौथा ये था कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की कोई विजन की बात की जाए। ठीक है। अब इसमें कुछ मसाइल आ गए हैं फाद शहबाज साहब। सर सर। मसाइल ये आ गए हैं, नंबर एक तो ये कि इसमें कोई फलस्तीनी नुमाइंदगी नहीं है बोर्ड ऑफ पीस में। जी ट्रू। उसकी थोड़ी कमी महसूस होती है। दूसरी बात यह है कि ये सारा का सारा सदर ट्रंप की शख्सियत के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। यानी कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक इनिशिएटिव है जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के तहत इस वक्त काम कर रहा है। तो इसकी अपनी कोई जुदागाना इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशन वो नहीं है। चौथा ये नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इसमें जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि इसका दायराकार फैलाया जा सकता है, जी। तो यूरोपीय भी जरा उसमें से पीछे हट गए कि कहीं ग्रीनलैंड ना आ जाए, भारत पीछे हट गया कि कहीं कश्मीर ना आ जाए। तो इस तरह करके इसकी उतनी ज्यादा उसमें शमूलियत नहीं हुई। चीन रूस भी नहीं है, यूरोप में बहुत सारे ममालिक भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। और फिर ये है कि ये जो इसके फलस्तीन की रियासत का, यानी जब तक सियासी मसला हल नहीं होता, ये दोबारा मसला दोबारा औज कर आ सकता है। इसलिए कोई विजन, कोई रोड मैप होनी चाहिए कि फलस्तीन की रियासत कैसे बनेगी। जबकि इसराइल की तरफ से ऐसे कोई इशारे नहीं आ रहे, बल्कि वो तो वेस्ट बैंक के अंदर भी अपना कब्जा और गलबा जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ऐसे में फिर ये होता है कि पाकिस्तान ने क्यों शमूलियत इख्तियार की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि हम भी चाहते थे कि जंग रुके। हम चाहते थे कि सीज फायर जो है उसका उसकी इज्जत की जाए, क्योंकि फलस्तीनी जिस तादाद में शहीद हो रहे थे, वो पूरा बोझ था। जिस तरीके से इसराइल ने वहशियाना बमबारी की थी पिछले 2 साल में, वो किसी के ऊपर उसमें कोई नहीं करता। तो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी भी यही थी कि इसके अंदर शिरकत करके ये अपना किरदार अदा किया जाए। और मेरे ख्याल में वजीर आजम की जो तकरीर हुई है उसमें उन्होंने वो सारे नुकात उठाए हैं जो जो तो की जा रही थी। हम्म। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ये भी चाहता था कि कोई इमीडिएट नीड्स जो है उनके लिए कोई रास्ता बने। और वो मेरे ख्याल में जी। थोड़ा बहुत उस सिलसिले में भी आगे कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। और नेचुरली पाकिस्तान की अपनी एक, पाकिस्तान और बाकी जो ममालिक हैं सऊदी अरब और तुर्की, उन सब की ये थी कि उनकी अपनी भी लेवरेज बनती है, और जो बनी और उसका भी हमें फायदा हुआ। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं कि भाई फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। और जबकि आपने देखा है कि उस तरफ कोई पेशकदमी उस तरीके से हो नहीं रही, अच्छा, एक और इसलिए। छोटी साहब इसमें आप जी। आपकी मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगा। जो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन है उसकी जी। खिलाफ वर्जी करते हुए वेस्ट बैंक की जो वसी इलाकों को रियासती ज़मीन के तौर पर रजिस्टर्ड करना जो शुरू किया गया है, और या। इसके अलावा जो काबिज ताकत को मकबूजा इलाके की हैसियत तब्दील करने पर उसके मलकियत के दावे से ये रोकता है, जो फोर्थ शेड्यूल है बेसिकली उस जी। पर वो उसी तरह अमल दरामद हो रहा है। और इसकी बहुत बहुत बड़ी वायलेशन भी हो रही है। साथ ये आपका गज़ा बोर्ड पीस है। तो ये फिर मामला तो आप समझते हैं कि कोई खैर का पहलू इसमें से बरामद होगा? देखिए फाद साहब, ये जो मशरक़ वस्ता में हो रहा है, ये उस आग का, उस अलाव का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में इस वक्त भड़क गई है। सर। वो क्या है आग? वो ये है कि कोई निज़ाम नहीं है, कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है। बड़ी ताकतें ताकत का इस्तेमाल यकतरफा तौर पर कर रही हैं और कोई उनकी रोकथाम नहीं है। और वही चीज़ वहां पे हुई जो दुनिया में हो रहा था। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पे, इंडिया ने पाकिस्तान पे, और इसराइल ने गाजा पे हमला किया, ये सब जी। का सब एक ही सिलसिले की कई कड़ियां हैं। जी। तो ये इसराइल को चूंकि कोई रुकावट नहीं है, वो तो बल्कि ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा था।
बिटवीन द रिवर एंड द सी की बात कर रहा था कि नाइल से लेके दरिया फरात तक हम बनाएंगे, और ये सारे गजा के लोग उठा के उस सोमाली लैंड में बिठा देंगे या अरब दुनिया में बिठा देंगे। जब ऐसा कोई चीज हो तो फिर कौन सी फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन और कौन सा इंटरनेशनल सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक। वो जिसकी वो इज्जत करेगा? वो नहीं कर रहा। और यही तो अलमिया है कि इस मामले में बजाय इसके कि उसकी कोई रोकथाम की जाती, अमेरिका मुकम्मल तौर पर उसका साथ दे रहा है। अब वेस्ट बैंक में भी वो मुकम्मल तौर पर कब्जा करना चाहते हैं अपने। आप सुन ले बर्नी सैंडर्स को, आप सुन ले जेफरी सैक्स को, वो खुलकर बता रहे हैं कि इसराइल कब्जा करके एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है। और यही यहाँ पे गजा में भी किसी हद तक हो रहा है कि यहाँ पे आपको पता है जेरेड कुशनर साहब और स्टीव विटकॉफ ने पूरा एक प्लान बनाया हुआ कि यहाँ पे किस तरीके से टावर्स बनेंगे, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होंगी यहाँ पे, वो बनेंगे, सी साइड रिजॉर्ट्स बनेंगी, और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से शायद कोई अड्डा भी बन जाए। तो फिलिस्तीनियों के लिए बड़े ही मुश्किल दिन है। इस वजह से जब फिलिस्तीन में इतनी मुश्किलात आ गई थी तो तब पाकिस्तान ने, तुर्की ने और सऊदी अरब ने ये सोचा कि कम से कम हम बैठ के हम आवाज तो उठाएं ना उनके हकूक के लिए, और ये जंग तो रोके। तो ये इस वक्त पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, जो मेरे ख्याल में मजबूरी है, वो हम करना चाहते हैं और करना चाहिए हमें। लेकिन मुश्किल ये है कि इसराइल को इस वक्त अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल है। जी। दूसरा जो तेहरान को धमकी का सिलसिला आया, और सबसे पहले ये मुद्दा तो है ही है, लेकिन सीएनएन भी इस पे मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका कोई जंग मजीद भी इस पे इनिशिएट हो सकता है, क्योंकि वो खित्ते में कहता है कि आप 250 के करीब आपके तैयारे जो हैं उनका आना जाना, उसका सिलसिला, वो सारा, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई फिर डायरेक्ट थ्रेट भी उन्होंने अपनी स्पीच में दे दिया सदर ट्रंप ने तेहरान को। इसे किस फिर एंगल से आप देखते हैं इस इशू को? जी, मेरा ये ख्याल है कि जो ईरान का मामला है, इसराइल और अमेरिका का ये ख्याल था कि ईरान इस वक्त कमज़ोर हो गया है क्योंकि वो हिजबुल्ला, हमास, सीरिया में रजीम, तो चुनाचे दबाव बढ़ाए। तो पहले तो उन्होंने अंदर प्रोटेस्ट करवाई, मोसाद के एजेंट्स अंदर घुस गए, और वो बात नहीं बनी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम ताकत का इस्तेमाल करके, अमेरिका कह रहा है कि आप ईरान वाले कोई एक शराइत माने। भाई शराइत क्या माने? न्यूक्लियर डील तो वो कर चुके थे पहले, 2015 में तो कर चुके थे, 2018 में ट्रंप साहब ने खत्म की थी। वो आज भी तैयार है न्यूक्लियर डील पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई आप मिसाइल अपने इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो उनका दिफा है, वो नहीं कभी भी ये बात मानेंगे। या रजीम चेंज करें, ये भी बात गलत है, वो नहीं मानेंगे। तो चुनाचे ईरान जो है वो मेरे ख्याल में इस ताकत के इस्तेमाल के सामने खड़ा है, सीना सपर है। और मैं आपको बताऊं कि अगर ईरान के पास मिसाइल की कुवत मौजूद है, सलामत है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। मेरा ख्याल है जिस तरह रूसी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर इतनी इस्तात है कि अमेरिका के जो मफादात हैं वो खित्ते में, अरब ममालिक में उनके अड्डे हैं, वो सब के सब जद पे आ जाएंगे, निशाने पे आ जाएंगे। अमेरिका के अपने बहरी बेड़े निशाने पे आ जाएंगे। इसराइल, ईरान के जो मिसाइल हैं वो इसराइल तक भी जाएंगे, शायद उससे भी आगे चले जाएं। तो ये मेरा ख्याल में अमेरिका को सोच लगानी चाहिए। मैं अपनी तौर पर समझता हूं कि अमेरिका ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वो जंग पूरी नहीं करेगा क्योंकि वो जंग ये संभाल नहीं सकेगा। इस वजह से एक दो स्ट्राइक्स हो सकती हैं, काउंटर स्ट्राइक्स हो जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा आगे मामला नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी जी, साबिक सफीर बराए अमेरिका, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे।